हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है क्लास 12th फिजिक्स के लिए। जो बच्चे मार्च 2024 के अंदर 12th फिजिक्स का जो एनुअल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे 12th फिजिक्स के लिए वो कौन कौन से रहेंगे। बच्चों, इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस से बाहर आपका एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये श्योर है। आप जो यहाँ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको बड़े अच्छे से करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 नंबर की एग्जाम में आएगी। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वेश्चन वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी में आपने कुछ एग्जांपल करने हैं। जैसे आपको बताया हुआ था कि भी ग्लास रोड हो गया या सिल्क क्लॉथ हो गया, दोनों को जब रब करवाते हैं तो किसके ऊपर कैसा चार्ज आता है। इस टाइप के जो चार्ज है, कुछ एक जो प्लास्टिक बॉडी हो गई या फिर वुलन क्लॉथ हो गया, तो ऐसे एग्जाम्पल आपने जरूर करने हैं, वो 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके अंदर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपने 5-7 प्रॉपर्टी जरूर करनी है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी बनता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम, और इसका प्रूफ भी आपको करना है और उसकी एप्लीकेशंस है वो आपने जरूर करनी है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो हमने एक्सपेक्टेशन में लिया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेट वायर या फिर चार्ज वायर हम कह सकते हैं। फिर ये छोटा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इनके यूनिट डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह आप इसमें कर लेना। नेक्स्ट वन है इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके एसआई यूनिट डायमेंशन फॉर्मूले, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये टॉपिक भी आ जाता है इसमें। और इसी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए 2 क्वेश्चन आपके, ये भी आपने करने हैं। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट यूनिट के जो न्यूमेरिकल पोर्शन को लेकर, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनसे रिलेटेड आपकी छोटी जो न्यूमेरिकल है वो अब आपकी बन सकती हैं। फिर इस यूनिट से 3 डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस का। ये डायमेंशन फॉर्मूले भी आपने करने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे फर्स्ट यूनिट के। अभी हम बात करते हैं यूनिट सेकंड यूनिट 8 नंबर की आएगी आपकी। तो इसमें सबसे पहले आपने करनी है कुछ छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, एक दूसरे के बीच में रिलेशन भी है, वो आपने करने हैं। फिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपने पूरा करना है बच्चों। इसमें क्या रहेगा, जैसे आपने देखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ क्या होगा, करंट डेंसिटी के साथ, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। ठीक है, इनमें जो भी रिलेशन है वो सारे आपने करने हैं। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर जो है विद एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर, ये छोटे छोटे टॉपिक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसकी एक्सप्रेशन करनी है, किन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये भी आपने करना है। फिर है इसमें किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का टॉपिक जो है वो बच्चों बोर्ड ने तो कट कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखें तो मीटर ब्रिज को दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मीटर ब्रिज का टॉपिक भी आप एग्जाम के लिए करके जाएं। छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि जब ये टॉपिक सिलेबस में था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको कर लेना। पोटेंशियोमीटर है, उसकी एप्लीकेशंस। फिर आता है इसमें कि न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से कहाँ से संभावना बनती है सेकंड यूनिट से, तो वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओल्ड और न्यू रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, रेजिस्टिविटी से संबंधित है, वो भी आपने करना है। यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहेगा बच्चों, जो कि 100% चांसेज हैं, और वो हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का है। इनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चन जरूर करना है कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी पर क्या रिलेशन होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस पर क्या होगा, कंडक्टर की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने जरूर करने हैं,
100% मान के चलो आप इसको कि ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यहां पर देखें हम तो 9 नंबर की हमारे पास ये यूनिट रहेगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड, इसके यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला और लोरेंट फोर्स का कंसेप्ट है छोटा सा। फिर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट के द्वारा हमने बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं 21 और 22 का, जो मैंने यहाँ ले रखा है, एम्पियर सर्किट लॉ और बायट्स-वाइट लॉ और इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसमें आ जाता है सोलेनोइड और टोरॉइड के बारे में। उसके बाद है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी में आ जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। ये 25 और 26 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े है दोनों, 5 नंबर में आने की संभावना है पूरी। फिर आता है बच्चों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके अंदर आ जाते हैं जो आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद है इसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये आपने करने हैं। और एक इनकी डोमेन थ्योरी भी आप पढ़ लेना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको भी आप लोग कर लेना। फिर परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की फुल संभावना है बच्चों, इसको आपने अच्छे से करना है। बात करते हैं फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 8 नंबर की यूनिट रहेगी। और इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपने इसमें करने हैं। फिर लेंज लॉ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हो, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूले, ये सारे बच्चों छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपने करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है एडी करंट क्या है और एसी जनरेटर के बारे में है। फिर एलसीआर सीरीज सर्किट का आ जाता है इसमें, ठीक है। एलसीआर सर्किट में आपने क्या करना है, एक तो फेजर डायग्राम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इंपेडेंस, रिएक्टेंस, ये सारे आपने करने हैं। और इनके अंदर एक फेज रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो वी और आई के बीच में क्या फेज रिलेशन रहेगा, ये टॉपिक भी आप लोगों ने करने हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूरे चांसेज हैं फेज डिफरेंस के बारे में पूछने के। फिर इसमें आ जाता है ट्रांसफॉर्मर और एनर्जी लॉसेज क्या है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो आपने करना है। अगर हम बात करें यूनिट 5th की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आपकी 3 नंबर की आएगी यहाँ पर, तो इसमें 2 छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट है और दूसरा है ईएम वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो 5-7 प्रॉपर्टी आपने कम से कम इसमें याद भी करनी है। फिर जो सबसे मेन है इसमें वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और यूजेज आपने करने हैं, यहाँ से आपके पूरे 3 नंबर कवर हो जाएंगे। सबसे मेन जो हमारी यूनिट आती है वो है ऑप्टिक्स, जो कि 14 नंबर की हमारे पास है। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन। और इन एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर है, मिराज है, प्रिज्म की बात आ गई, ऑप्टिकल फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मिराज आता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज, स्फेरिकल सरफेसेज में कनकेव, कन्वेक्स का आ गया, ये आपने करना है, बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से, ठीक है। और फिर छोटे क्वेश्चन बनते हैं लेंस, पावर ऑफ लेंस, और यहाँ आ जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला और प्रिज्म फॉर्मूला, ये भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। लेंस मेकर में आप कन्वेक्स को प्रेफर करना ज़्यादा, ठीक है। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका ये पोर्शन है ऑप्टिक्स यूनिट से, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यूं कहें कि पूरी फिजिक्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इनके मैग्निफिकेशन पावर वगैरह आपने करनी है। और टेलीस्कोप में अगर आप देखोगे तो बच्चों, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन टाइप भी आपको देखने को मिलेगा और रिफ्रैक्शन टाइप भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर है वेव फ्रंट है, हाइजन प्रिंसिपल और रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं बाय हाइजन प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फिर अपना आ जाता है यहाँ पर इंटरफीरियंस की कंडीशन क्या होंगी हमारे पास, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के लिए वो कंडीशन आपने बतानी है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन निकालनी और फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहाँ से, जो रेशियो है हमारे पास मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का, ठीक है, एम्पलीट्यूड को लेकर या इंटेंसिटी को लेकर, यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बनने के पूरे चांसेस हैं। फिर आता है इसमें डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसकी एक्सप्रेशन आपने करनी है। और पोलराइजेशन का टॉपिक आ जाता है इसमें स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी में जैसे ब्रीविस्टर लॉ बोल देते हैं या लॉ ऑफ मल्स जो है, ये छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें बच्चों तो वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और ये यूनिट रहेगी 5 नंबर की। यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से,
फिर आ जाता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके चारों लॉ। और इन इफेक्ट में आपने करना है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है, ये आप लोगों ने इसमें करना है। नेक्स्ट वन आता है इसी में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में आप लोग अच्छे से कर लें। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, वर्क फंक्शन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है बच्चों हमारी 8th यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि आपकी 8 नंबर की रहेगी इसमें। ठीक है, इसमें आप लोगों ने करना है रदरफोर्ड एंड बोर पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट है जो बोर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर मॉडल ऑफ एटम, एक तो ये आपने करना है, और बोर के पोस्टुलेट। फिर 2 छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, एक बोर रेडियस, इसकी वैल्यू बोर मैग्नेटोन। ठीक है, दोनों की वैल्यू आप लोगों ने करनी है। एक इसमें आता है ग्रो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, उसका बताना है आपने, फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट में आता है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों ने करनी है। और फिर यहाँ आ जाता है कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ये सारी की सारी आपने एग्जाम्पल के साथ करनी है। 2-2 3-3 एग्जाम्पल आपको जरूर करने हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है रेडियो एक्टिविटी क्या है और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है। फिर हमारे पास है जो लास्ट यूनिट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में बच्चों ये आपकी यूनिट रहेगी वो 7 नंबर की रहेगी, और इसमें हमारे पास है एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप। 4-4 5-5 पॉइंट्स आप लोगों ने इसमें करने हैं। फिर इसमें आ जाता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है, और रेक्टिफायर का, इसमें फुल वेव और हाफ वेव दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखिए। बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एनुअल एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी आपकी क्यूरी है एनुअल एग्जाम से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।